खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। हेलो। हाँ जी सर, ये 15 तारीख की सर घटना थी, जो 16 तारीख को ये कंप्लेंट दी गई थी। तो उस पे एफआईआर अभी हुई नहीं, मतलब ये क्या बताएंगे कुछ? मैं चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, आप जो कंप्लेंट बता रहे हैं मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, ओके। या तो लगता है कुछ दबाव है, जो अभी तक 3 बार कॉल मिलाने के बाद डीसीपी साहब को यही नहीं पता कि कंप्लेंट क्या है। एक बार जरा मैं मैडम से कहूँगा एसीपी साहब को भी फ़ोन मिलाया जाए। इस व्यक्ति को कॉल कर रही है। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सहयोगी ने एसीपी साहब को फ़ोन भी मिलाया और डीसीपी साहब को भी मिलाया। डीसीपी साहब को 3 बार कॉल करने के बाद उनको यही नहीं पता कि मामला क्या है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, कम से कम ये तो कह देते कि साहब जनाब हमें कॉपी भेज दो, हम आपको बताएंगे। जब पत्रकार को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही तो समझ सकते हैं कि ऊपर से पॉलिटिकल एमसीडी चुनाव आए तो फिर विनय मिश्रा जी ने टिकट दिलाने के लिए मेरे को ये कहा कि भाई पार्टी फंड के नाम पे इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए लिए और कहा कि पार्टी फंड लगता है 10 लाख रुपए, आप है ना 10 लाख रुपए टिकट दिलाने के नाम पे ले लिए। पता था कि विनय मिश्रा मेरे को झांसा देगा। परिवार के साथ मैं 25 साल से थी, मैं मिश्रा जी के लिए मैंने मेहनत करी, तो मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये मेरे साथ इस तरीके से विनय मिश्रा विश्वासघात और मेरे साथ इस तरीके से धोखेबाजी करेगा। तो लिस्ट आई, इन्होंने मेरे को झूठ बोलते रहे कि आपका लिस्ट में नाम आएगा, आपके पैसे आ चुके हैं, वो हो गए, आपका लिस्ट में नाम आएगा। जब लिस्ट में नाम नहीं आया, आज मैंने कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके, चाहे कर्जा करके, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए। तो अगर आपने मेरे को टिकट नहीं दी, चलो टिकट देखी जाएगी, लेकिन जो आपने मेरे 10 लाख रुपए लिए हैं वो 10 लाख रुपए मेरे लौटा दीजिए, जिससे मैंने कर्जा लिया उनको मैं वापस दे दूंगी। खूब कंप्लेंटें मैंने करी है। तो इन्होंने जैसे पूर्व सांसद मावल मिश्रा जी और ये कुर्सी पे विधायक विनय मिश्रा बैठा हुआ है, इसने वो मेरी सारी कंप्लेंटें मेरी दबा दी हैं। इस बात से है ना विनय मिश्रा चिढ़ गया। वहां पे अपने भैया दोज करके अपने बेटे के साथ जब मैं मोटरसाइकिल से मैं आ रही थी अपने घर सागरपुर के लिए, तो एकदम से मुझे नहीं पता था कि भाई ये विनय मिश्रा कब से मेरा पीछा कर रहा है अपनी गाड़ी से। जैसे ही हम मंगोलपुरी पुल के पास पहुंचे हैं, उसने एकदम से हमारी बाइक के आगे विनय मिश्रा ने अपनी गाड़ी लगा दी। 00227 के वो है, बिरजा गाड़ी है इनकी। मिश्रा ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके एकदम से उसने तुरंत पहला लफ्ज उसने यही बोला कि नीची जात नीची होती है और साली चूड़ी चमारन, तू अपने 10 लाख रुपए लेगी, तेरे 10 लाख रुपए तो तुझे मिलेंगे नहीं, लेकिन तू है ना तुझे जान से मरवा दूंगा, चल रोड पे तेरा एक्सीडेंट करता हूँ। उस गाड़ी में विनय मिश्रा तो बोल ही रहा था, उसका पीए रंजीत वो हंस रहा था। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। अभी 2 मिनट की वीडियो आपने स्क्रीन पर देखी होगी। प्रथम एजेंडा पर एक महिला अपनी आप बीते के बारे में बता रही थी, किस तरीके से विधायक द्वारा उनसे 10 लाख रुपए लिए जाते हैं और टिकट देने का हवाला किया जाता है। टिकट ना देने के बाद उनके पीछा किया जाता है अपनी गाड़ी से और उनको धमकी दी जाती है। क्या हमारे देश में आज भी ऐसा होता है? क्या हमारे देश में आज भी टिकटें बिकती है? टिकटें बिकने के साथ साथ हमारे साथ वह पीड़ित महिला मौजूद है जिनके साथ ये मामला हुआ। आइए सीधा हम आपकी इनसे बात कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देश में सभी जातियों को एक समान क्यों नहीं माना जाता? क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर वह नीच कास्ट की होगी तो हमारा वो वोट बैंक बन जाएगी? क्या हमारे देश में वोट बैंक पाने के लिए ये नेता हैं और चेहरे को सामना लाते हैं? इसी विषय में भी बात होगी। आइए हम आपकी सीधा बात कराते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम एजेंडा में। सभी को नमस्कार। मैम, आपका क्या नाम है और क्या मामला है आज प्रथम एजेंडा में पूरा देश देख रहा है, बताइए। मेरा नाम मीना वर्मा है और मैं काफ़ी सालों से
कांग्रेस पार्टी में पिछले 25 सालों से कांग्रेस पार्टी में कितनी पोस्टों पे मैंने काम किए हैं, बहुत मेहनत मैंने करी। सांसद महाबल मिश्रा जी यहाँ से सांसद रहे हैं पश्चिमी दिल्ली के, उनके साथ मैंने 25 साल से कार्य करती रही। जब 2020 में जब इनका बेटा विनय मिश्रा जब टिकट लाया तो इन्होंने, विनय मिश्रा ने और दोनों बाप बेटों ने मेरे को टिकट का वादा किया कि जब 2017 में तुम्हें हम टिकट नहीं दे पाए, क्योंकि 2017 में भी मैं ही बनती थी, क्योंकि एक्टिव मेंबर यहाँ पे कार्य मैं ही कर रही थी, मेरी बनती थी। उसके बावजूद मैंने जब ये उनको मिश्रा जी से मैंने नाराज़गी सी मैंने थोड़ी दिखाई थी, तो उन्होंने फिर जब बेटा जब 2020 में टिकट लाया तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, है तो चलता रहता है बेटा, आपकी बार टिकट तुम्हारी है। विनय मिश्रा ने भी कहा कि जो पिछली बात हो गई है उन्हें भूल जाइए, और अब मिश्रा जी ने भी कहा विनय को जितवाओ। अगर विनय हार गया ना तो हमारे परिवार को कोई टिकट नहीं देगा, कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी। उस टाइम इस तरीके से विनय मिश्रा, महाबल मिश्रा जी इस तरीके से गिड़गिड़ाने लग गए। मैं सोची कि कईयों ने मेरे को कहा कि मीनू एक मौका और दे के देख। मैंने बोला ये धोखा देते हैं, कह रहे एक मौका और दे के देख। तो मैंने चला कोई बात नहीं, मैंने चलो एक मौका हम दे के देखते। अब जनेश शर्मा जी हैं, वो मेरे को मिश्रा जी के लेके गए, उनको कह के मिश्रा जी ने मेरे को बुलवाया। मिश्रा जी के फ़ोन भी मेरे पास आए, विनय मिश्रा जी का भी मेरे पास फ़ोन आया। विनय मिश्रा जी ने ये कहा कि मीनू जी अब जो हो गई बात को भूलिए और आप एक काम कीजिए ना, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए, मैं आपको है ना विधानसभा की पोस्ट दूंगा। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि विधानसभा की पोस्टों पर तो मैं काफ़ी रह चुकी, लेकिन जो कार्यकर्ता मेहनत करता है तो इसके मतलब ये थोड़ी ना कि भाई इस तरीके से ये धोखेबाजी कार्यकर्ता के साथ करते रहेंगे। इसने आम आदमी पार्टी मेरे को ज्वाइन करवा दी। यहाँ पे जनवरी में ही टेंट वाले स्कूल के सामने मनीष सिसोदिया जी आए थे और विनय मिश्रा ने मुझे ये कहा था, और मिश्रा जी ने भी मुझे ये कहा था कि है ना काफ़ी लोगों के साथ ज्वाइन करो, बड़े मंच पे ज्वाइन कीजिए। तो बड़े मंच पे मैंने ज्वाइन करी। कम से कम मेरे साथ 350 से ऊपर लोग मेरे साथ आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करे थे। यहाँ पे जहाँ पे मीटिंग थी सारी, विनय मिश्रा जी का मेरे पास सुबह 8 बजे ही फ़ोन आ गया था कि मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं और मीनू जी तुम्हें नहीं इज्जत रखनी है, वो रखनी है। ये विनय मिश्रा जी के सामने भी मैं ये बात, विनय मिश्रा के सामने ये बात बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि विनय मिश्रा ने मुझे 8 बजे फ़ोन किया था, नहीं किया था सुबह, कह रहे संभाल लेना। यहाँ पे मैं ये भी भूल गई थी, मैं पे लोगों को इकट्ठा करना पार्टी का, या मनीष सिसोदिया जी आ रहे थे अरेंजमेंट करने में, ये भी भूल गई थी। यहाँ पे बड़े मंच पे मेरे को ज्वाइन करवाया, हमने मेहनत करी। उसके बाद विनय मिश्रा जीत गया तो उन्होंने मेरे को द्वारका विधानसभा की, क्योंकि विनय मिश्रा को और मिश्रा जी को पता था कि मैं निचली जाति हूँ, SC में आती हूँ, तो इसलिए विनय मिश्रा ने मुझे SC ST विंग का द्वारका विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। आपको लगता है कि आप निचली जाति से आते हैं, आपका वोट बैंक तैयार करने के लिए आपका चेहरा सामने यूज़ किया गया? हाँ, ये बात है, क्योंकि मैंने पिछले साल से मैंने इतना लोगों का मैंने पब्लिक का काम किया है। ये तो मिश्रा जी को भी पता है कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो वो ये सोच रहे थे अगर हम मीनू को, अगर वैसे मुझे मीनू बोलते हैं, वैसे मीना वर्मा नाम है, कि अगर इसको हम दोनों बाप बेटे ने सलाह करके तो मुझे SC ST विंग का अध्यक्ष बनाया था। अगर मीनू SC ST विंग की अध्यक्ष बनती है, जितना भी SC ST विंग का वोट है, क्योंकि मैं यहाँ पे HB लोग हरिजन बस्ती में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे ज़्यादातर लोग मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, यहाँ के नहीं हर जगह के भी, चाहे वो ईस्ट सागरपुर हो, चाहे झुग्गी हो, ये मिश्रा जी को, विनय मिश्रा को सबको पता है कि सारे मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इन्होंने सोचा कि अगर हम मीनू को बनाते हैं तो इसको है ना फिर हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा, अपने आप वोट को घेर के रखेगी। इन्होंने इस्तेमाल किया मीनू के वोट बैंक का इस्तेमाल करके विधायक हाँ, जी बन गए हो। हाँ, बन गए। तो कभी आपको ऐसा लालच दिया गया कि आपको या पार्षद बनाएंगे, ऐसा कुछ आपको पद देंगे? हाँ, ये बात मैंने आपको बताई थी कि भाई विनय मिश्रा ने कहा था कि आपको टिकट दी जाएगी, आम आदमी आपको मैं टिकट दूंगा, आप मेहनत कीजिए, आप काम करें। मैं मेहनत करी, विनय मिश्रा को जिताया भी, और उसके बावजूद है ना ये बात जब की है कि जब मंगलापुरी की है ना SC ST की सीट हो गई थी, तो मैं विनय मिश्रा जी के पास गई। मैंने बोला पहले पूछ लेती हूँ मैं, नहीं तो ये कहेंगे कि बिना पूछे तुमने वहाँ पे तैयारी शुरू कर दी। मैंने पूछा तो विनय मिश्रा ने यही कहा कि कोई नहीं, आप तुम तैयारी करो, मैं देख लूँगा। बल्कि हालांकि विनय मिश्रा ने ये भी मुझे कहा कि अपनी फ़ाइल मुझे दे देना, तुम्हारी फ़ाइल की सर्वे मैं करवाऊँगा। विनय मिश्रा ने ये बात मुझे कही। अभी आपका एक वीडियो जारी हो रहा है कि 10 लाख रुपए विनय मिश्रा जी ने लिए हैं, वो वीडियो क्या है? वीडियो ये है कि जब वो SC ST सीट जब मंगलापुरी की थी, तो जब मैं गई विनय मिश्रा जी के पास, तो उन्होंने मुझे ये कहा
कि है ना टिकट तो हम दिला देंगे लेकिन है ना पैसा लगता है। तो मैंने इनको कहा कि मैंने बोला मैं 25 साल से, इतनी साल से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, क्या मुझे भी पैसा देना पड़ेगा क्या? मेरे बच्चे नहीं हुए थे जब से मैं लग रही हूँ साथ में। कह रहा वो हमें पता है मीनू जी कि आप हमारे साथ लग रही हो, हमारे पिताजी के, और मैं देख नहीं रहा हूँ क्या? ये बात तो महाबल मिश्रा जी ने भी कहा कि मैंने तुम्हें है ना 97-98 से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये बात काफ़ी लोगों में महाबल मिश्रा जी ने बात करो, हकीकत बात है ये। मिश्रा जी के साथ मैं लगी रही हूँ, बच्चों को छोड़ छोड़ के, भूखे प्यासों को छोड़ के, छोटो छोटों को है। उसके बाद उन्होंने ये बात कही तो फिर उन्होंने कहा जब भी तो है ना और पार्टी और लोग तो 50-50 60-60 लाख देते हैं, लेकिन आप मामूली सा है ना पार्टी फंड 10 लाख रुपए दे दीजिए। तो फिर मैंने 10 लाख, अब मैंने बोला देखो मैं 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं इकट्ठे 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? मैंने ये कहा बोले विधायक जी अगर है ना टिकट दोगे दो तो चलो मैं कहीं ना कहीं से मैं पैसा कर लूँगी, लेकिन अब खड़ा खड़ा मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी बात नहीं है, जब हम आपको टिकट दिलवाएंगे तो तुम्हारी आपकी मदद भी तो करेंगे। क्या उन्होंने ऐसा बताया कि जो 10 लाख रुपए आपसे लेंगे या उनके पास रहेगा या फिर आगे हाईकमान तक जाएगा? देखो ये बात तो है ना, देखो उनका पाप उनको वो ही जाने कि उनके मन में क्या पाप था। मेरे को तो यही कहा गया था कि पार्टी फंड लगता है, तुम 10 लाख रुपए दे दो पार्टी फंड के नाम पे। मुझे नहीं पता था कि ये फ्रेप करके मेरे से 10 लाख रुपए लेंगे। मैंने विनय मिश्रा जी को ये भी कहा ना, जब उन्होंने ये कहा ना कि इकट्ठे नहीं है तो कोई नहीं, आपके लिए आप 3-4 दफ़े में करके दे दीजिए। तो हमने 6 किस्तों में मैंने 10 लाख रुपए दिए। फिर ये चुनाव एकदम से रद्द हो गए कि चुनाव नहीं होने, एमसीडी की सीटें का वो प्रोसीजन वो आना है, वो बटन नहीं है, सीटें कम होंगी ज़्यादा होंगी, इस चीज़ से फिर वो चुनाव हाँ सीट रद्द होगी। तो फिर उसके बाद फिर मैं विनय मिश्रा जी के पास गई। मैंने कहा कि है ना विधायक जी अब तो चुनाव भी रद्द हो गए, अब तो लोग कह रहे चुनाव नहीं होंगे, कोई कह रहा होगा कोई कह रहा नहीं होगा। तो बोले मेरे पैसे दे दीजिए और जिनसे मैंने लिए उनको वापस दे दूंगी उधार, जिनसे उधार लिए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मीनू जी चुनाव तो होने हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव होंगे। और एक काम, और आप अगर आपकी वहाँ की महिला सीट हो गई तो 100% आपकी है, और आपसे बढ़िया कैंडिडेट कौन होगा, आपने हमारे लिए इतना किया है। ये बात तक विनय मिश्रा ने बोली। फिर उसके बाद मैं उन पर विश्वास करके मैं घर आ गई। फिर नवंबर में चुनाव की लिस्ट दोबारा आई 22 में कि भाई इनको दिसंबर में वोट डालने हैं। फिर उसके बाद मैं फिर गई, हमारी यहाँ की सीट महिला सीट हो गई। फिर मैं गई, बोले विधायक जी हमारी यहाँ की महिला सीट हो गई है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमसे बढ़िया कैंडिडेट कौन मिलेगा, तुम पुराने हो, काम भी किया इलाके में, तुम्हें जानते भी हो। तो मैंने बोला मेरी सीट है, मेरा घर है वहाँ, मैंने मेहनत कर रखी है, अगर आप मदद कर दोगे तो अच्छी बात है। कह रहा नहीं हाँ मेरे को फाइल दे जाना, मैं देखता हूँ। मैं विनय मिश्रा को मैं फाइल भी देकर आई। उन्होंने कहा तुम तैयारी करो, मैं अपने यहाँ पे तैयारी करती रही। अब मुझे क्या पता था कि भाई मेरे साथ ये धोखा कर रहे हैं, इस तरीके से मेरे साथ धोखा करेंगे। जब लिस्ट आई कैंडिडेटों के नाम की कि इनको टिकट दे दी गई है, जब मुझे पता लगा, जब मैं वो रात को ही मैं अपने फ़ोन से कई दफ़े, काफ़ी लोग आ गए थे मेरे घर में जो सोच रहे थे कि अब की बार मीनू को टिकट मिलेगी। तो उन लोगों को भी दुख हुआ, वो भी आ गए, जानकार वगैरह सारे ही आ गए। यहाँ तक कि यहाँ की पूर्व जो यहाँ की जो कौंसल रह चुकी थी पूनम जिंदल, वो उनके साथ 4-5 जने वो भी लोग आए थे। उन्हीं के सामने मेरे जानकार ने फ़ोन मिलाया और स्पीकर पे ही फ़ोन था। तो उन्होंने, विनय मिश्रा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, उन्होंने महाबल मिश्रा को फ़ोन मिला दिया। महाबल मिश्रा को बोला कि तुमने ये गलत करा है, किसी की गरीब लेडीज़ बेचारे कैसे न कैसे करके इन्होंने पैसे करे थे, गलत किया, बहुत किया। तो उन्होंने फिर है ना उनको बोलने लगे कुछ ना कुछ महाबल मिश्रा जी। फिर उन्होंने फ़ोन मेरे को दे दिया, तो मेरे मुंह से तो सिर्फ इतना ही निकला कि तुम्हारा सत्यानाश जाएगा, बेड़ा गर्क जाएगा। तो ऊपर से मिश्रा जी मेरे को धमका के कहने लगे कि तुम हमको गाली दे रही हो, बद्दुआ दे रही हो, गाली दे रही हो। मैंने बोला मिश्रा जी मैं गाली नहीं दे रही, तुम्हें बद्दुआ दे रही हूँ, तुम्हारा सत्यानाश जाएगा, हाय लगेगी तुम्हारी मेरी। मैं रोती जा रही और महाबल मिश्रा को मैं बोलती जा रही। फिर महाबल मिश्रा ने फ़ोन काट दिया। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और वही धोखा मुझे नहीं पता था इतने घटिया इतने तरीके के लोग हैं। अभी आपने एक कंप्लेंट भी जारी की थी कि आपका कोई पीछा कर रहा था, क्या मामला है? और आपने फेसबुक पे इसको शेयर भी किया है। हाँ, कंप्लेंट मैंने, ये 15/11/2023 की बात है। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि विनय मिश्रा इतनी गंदी हरकत करेगा, इस हद तक आ जाएगा। भैया दूज के दिन मैं अपने पियर गई थी भैया दूज करने, तो अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर से है ना सागरपुर के लिए निकल रही थी।
तो मुझे तो नहीं पता था पीछे पीछे मेरे गाड़ी का मेरा पीछा पीछा करता हुआ आ रहा है। यहाँ के विधायक जी ने आपका पीछा किया? हाँ, वहां से मेरे घर के, मैं सागरपुर के लिए आ रही थी, तो मुझे नहीं पता था वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जब मंगोलपुरी पुल से पहले जब उसने हमारी बाइक के आगे, मोटरसाइकिल के आगे उसने अपनी गाड़ी लगाई ना, जब एकदम से मैंने, जब उनका, देखो वो तो चुनाव में उस बिरजा गाड़ी में वो घूमे हैं, उस गाड़ी को तो मैं पहचानती हूँ, और उनकी हर गाड़ियों को मैं पहचानती हूँ, क्योंकि 25 साल से मैं उनके साथ रही हूँ। उनके हर की चीज़ को मेरे को उनका हर चीज़ का पता है मुझे। तो एकदम से मैं पहचान के बोली गाड़ी तो उसकी है, विनय मिश्रा की ये गाड़ी है। तो फिर उसके बाद उसने जब शीशा नीचे करा ना, जब बेटे ने तो बाइक एकदम से ब्रेक लगी, जब आगे गाड़ी लगाई तो एकदम से जब कोई किसी की बाइक के आगे अगर ऐसे मोटरसाइकिल में गाड़ी लगाएगा तो इंसान तो एकदम से घबराएगा ना कि भाई इसने गाड़ी कैसे लगा दी। मैं भी घबरा गई कि मली ऐसी जगह पे कौन आ गया ये। तो जब मैंने गाड़ी देखी, पहचानी ने विनय मिश्रा है। तो जब उसने शीशा नीचे करा तो मैंने विनय मिश्रा को देखा, पीछे रंजीत बैठा था पीए, और विनय मिश्रा इधर के लेफ्ट की साइड को बैठा था, ड्राइवर उधर को था। मैंने ये देखा जब उन्हें मिश्रा ने मुझे जब ये बोला ना कि नीची जात नीची होती है, चूड़ी चमारन होती है, तो एकदम से मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मुझे एकदम से एक जैसे कैसे इंसान को सदमा लगता है ना कि ये हो क्या रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये हो क्या रहा है, अचानक ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये बोल क्या रहा है। सदमा सा लग गया मेरे को एकदम से। मेरे मुंह से तो वो जो बोले जा रहा ना, मेरे मुंह से तो बस इतना ही निकला कि भाई एक तो तू मेरे पैसे खा गया और ऊपर से जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिर उसके बाद तो भाई देखो, जब माँ को जब बोल रहा है कि भाई तेरे को नीची जात नीची होती है, साली चूड़ी चमारन है, माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहा है, तेरे को जान से मरवा दूंगा, रोड पे एक्सीडेंट कर दूंगा। तो भाई एक बात बताइए कि कौन बेटा सुन लेगा। तो मेरे बेटे को तो गुस्सा आया। मेरे बेटे ने तो कहा कि भाई तेरा सिर फोड़ दूंगा, तू विधायक होगा, अपने घर का होगा। तो वहाँ पे लोगों ने थोड़ा कहा कि कोई नहीं, आप लोग एक काम कीजिए कि आप है ना पुलिस को फ़ोन कीजिए। अब मैं पुलिस को फ़ोन करने लगी तो क्योंकि अब 112 नंबर इतना आसान है नहीं, जो कोई लोग मिलाने लगे तो जल्दी से मिलता नहीं है। तो फिर मैंने 112 पे मैं ट्राई करी। मैंने बेटे को बोला, बोले बेटा एक काम कर, तू पहले बाइक स्टार्ट कर। वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वो बोल रहा था। मैंने बोला जिसका क्या पता नहीं इनकी क्या साजिश है, क्या है, हमारे साथ क्या करे, तू निकल। बेटे ने बाइक दौड़ाई, मैं पीछे बैठी। मैं हेलमेट वगैरह सारा लगाना भूल गई क्योंकि हवा में भी मेरा शोल ऐसे उड़ता है कि ठंड का मौसम था, मैं तो ये भी भूल गई। अब बेटे ने इतनी तेज बाइक दौड़ा, इसने हमारे पीछे गाड़ी लगा दी और मैं चलती उसी पे ही है ना, मैं फ़ोन करती रही 112 पे, तो फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। और कुछ तो घबराहट होती है ना। तो वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज लगी हो, कैमरा मिला आपको? देखिए वो तो मैंने उस टाइम तो मैंने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि उस टाइम तो मैंने कैमरे मेरे पे मैंने ध्यान दिया नहीं, क्यों निकल लो। क्योंकि जब हमने कैमरे की खुद आरटीआई लगा के कैमरे की मांगी है तो खुद पुलिस ने वहाँ पे एसएचओ के उनके सबके साइन होके आए हैं कि भाई है ना कि यहाँ पे सीसीटीवी सरकारी कैमरा कोई नहीं है। जहाँ तक है विनय मिश्रा एक तरफ अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा के वादे करते हैं और एक तरफ वहाँ कैमरे नहीं होते, यही वो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आप बताइए और क्या मामला है। देखिए ये तो महिला सुरक्षा की जहाँ की बात है, उस दिन मेरे साथ घटना हुई है, मुझे तो कोई सुरक्षा नहीं लगी। तो आपने कोई कंप्लेंट की विधायक जी के खिलाफ? ये कर रखी है मैंने। तो ये पूरा मामला आपने बताया, अब तक कोई कार्रवाई हुई? 1.5-2 महीने हो गए। कार्रवाई नहीं हुई है। पहले तो मंगोलपुरी थाने के एसीपी छुट्टी पे चले गए 1 महीने की। फिर डीसीपी साहब ने थाना नांगलोई एसीपी सिंह को, जयपाल सिंह जी को मेरा केस ट्रांसफर कर दिया। अब वो भी बहाने पे बहाने बना रहे, अरेंजमेंट लग रहा है, 26 जनवरी आ गई है, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर 2 महीने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अगर कोई भी महिला पर कुछ अगर हो जाता है तो क्या हमारा कानून इतना ढीला है? मैं जरा अपने सहयोगी को कहूँगा जरा डीसीपी साहब को फ़ोन मिलाए और जाने ये पूरा मामला क्या है। सर मैं सर्वजीत सिंह बोल रहा हूँ जीपी टाइम न्यूज़ से। हाँ बता। सर एक ये कंप्लेंट है एक वीना वर्मा जी की, ये 16/11/2023 लिखी हुई इस पे डेट है। तो ये इस पे एफआईआर अभी हुई है कि नहीं अभी? हेलो, चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी ठीक है, आप जो कंप्लेन बता रहे हैं मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है ठीक है ओके। या तो लगता है कुछ दबाव है जो अभी तक 3 बार कॉल मिलाने के बाद डीसीपी साहब को यही नहीं पता कि कंप्लेंट क्या है,
एक बार जरा मैं मैडम से कहूँगा, एसीपी साहब को भी फ़ोन मिला है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सहयोगी ने एसीपी साहब को फ़ोन भी मिलाया और डीसीपी साहब को भी मिलाया। डीसीपी साहब को 3 बार कॉल करने के बाद उनको यही नहीं पता कि मामला क्या है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, कम से कम ये तो कह देते कि साहब जनाब हमें कॉपी भेज दो, हम आपको बताएंगे। जब पत्रकार को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही तो समझ सकते हैं कि ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर होगा। तो आप क्या चाहते हैं मैडम? आपके सामने हमने भी इतनी बार आपके जो भी अधिकारी हैं उनको फ़ोन मिलाया, और आप जब वहाँ गए थे कुछ प्रशासन की ओर से आपको कुछ कहा गया? भाई देखिए, अभी 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और मैं तो भाग भाग के थक गई हूँ। मैं तो बीमार भी हो गई हूँ, मेरे खांसी जुकाम भी हो गया। लेकिन अब आप डीसीपी साहब इनका नाम क्या? डीसीपी साहब का तो मेरे को नहीं पता, बस डीसीपी साहब से मैं मिल के आई थी। उन्होंने ये कहा था कि आप जाके ना एसीपी साहब से मिल लो। तो एसीपी साहब के पास से भी मैं काफ़ी दफ़े जाके चक्कर मार के आ चुकी हूँ, लेकिन वो भी बस टाल ही जा रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा अरेंजमेंट लग रहा है। डीसीपी साहब के पास मैं दोबारा भी गई थी, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि इनको टाइम दो। तो उन्होंने अगले दिन का टाइम दिया। कितना टाइम दो? क्या क्या हवाला दिया जाता है? टाइम कितना दो? अगर महिला के साथ कुछ गलत हो रहा होगा, क्या पुलिस वक्त बोला कि मुझे टाइम दो? ये कौन सा कानून कहता है? हाँ। एक तरफ हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं, एलजी साहब कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो अगर महिला के साथ कुछ गलत काम हो रहा होगा क्या पुलिस टाइम मांगेगी? उसमें भी किसी पॉलिटिकल का हाथ होता है। हाँ, ये तो होता ही है। ये मुझे तो जहाँ तक ये लग रहा है कि भाई कहीं ये विधायक है, इस वजह से थोड़ा ये हिचकिचा रहे हैं, या उनका बाप जो XMP रह चुका है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होगा। मुझे चलिए आप क्या चाहते हैं? आपके सामने डीसीपी साहब ने मांगा है कि मुझे कंप्लेंट मेरे पास आएगी, मैं 27 तारीख जो भी आपको आश्वासन दिया है कि मैं एक्शन लूंगा। 2-3 दिन के बाद अगर 28 तारीख तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद तो है ना यही होगा कि सबको इकट्ठा करके थाने का घेराव करेंगे। हाय हाय रैली सभी इकट्ठे होके हाय 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 करेंगे। लेकिन कानून तो सबूत मांगता है ना कि 10 लाख रुपए का। ऐसा क्या सबूत है आपके पास 10 लाख रुपए का? ना आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, ना आपके पास कोई ऐसा सबूत है। कैसे कानून मांग लेगा कि उन्होंने आपका गाड़ी का पीछा किया? कैसे कानून कह देगा कि आपने उसको 10 लाख रुपए दिए? आप देखिए, मानिए अब वहाँ पे ये जो सरकारी कैमरे नहीं हैं तो इसमें तो मुझे ये इसका तो मेरा कोई वो नहीं है। हमने तो खुद उनसे RTI लगा के मांगी है, हमारे पास रिपोर्ट पूरी रखी हुई है। RTI द्वारा जवाब आया कि यहाँ पे सरकारी कैमरा कोई नहीं है। एक बात है, और रही बात कि उसकी विधायक की वहाँ की लोकेशन आ गई है, सारा कुछ फाइल तैयार है, लोकेशन आ गई है। अब उसके बाद ये देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पुलिस अगर जब एक कत्ल होता है, चलो माना ये तो मेरे साथ धमकी है, मेरा पीछा करा है, ये पुलिस इसमें भी कर सकती हैं छानबीन। जब एक इंसान का जब कत्ल होता है तो उसका कोई गवाह नहीं होता कि इसका खून किसने किया है, लेकिन फिर भी पुलिस छानबीन करके खूनी को पकड़ती है ना। तो फिर ये तो पुलिस का काम है ना कि भाई कब करिए ना छानबीन। लोकेशन आ गई है, मौजूद है कि वहाँ पे विधायक था, सारी आ गई है, उसके बावजूद ये FIR करने में लेट कर रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से भाग दौड़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ तो गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगी, इनने मेरे विनय मिश्रा ने पार्टी फंड के नाम पे मेरे 10 लाख रुपए लिए थे। मेरे को पता लगे, मैंने को कंप्लेंट करके बैठ गई थी। मुझे पता था कि ये महाबल मिश्रा पावरफुल है, ये XMP रह चुका है, ये विधायक है, तो मेरी कंप्लेंट ऊपर नहीं आने देगा। मैं अपना शांत होकर बैठ गई थी। तो बस एक बात बताइए, जब इलाके में अगर कोई काम नहीं होगा, मेरे 10 लाख रुपए खा गया, वो खा गया, तो हम तो बोलेंगे ही। तो इसने ये बात भी तो बोली है ना कि तू मेरे लिए आजकल बहुत बकवास कर रही है, तो ये देखिए ना, वो मेरे से चिढ़ा बैठा है। मुझे पता चलो 10 लाख का मेरे पास कुछ नहीं। एक बात बताइए, जब 2 नंबर का पैसा विनय मिश्रा ये थोड़ा कहेगा कि मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए या मुझे चेक दोबारा दे दीजिए। वो तो उसने मेरे से नगद लिए हैं ना, 10 लाख रुपए नगद लिए हैं। चलिए सर, अभी आपने डीसीपी साहब को फोन मिलाया जी, एसीपी साहब को फोन मिलाया, कानून व्यवस्था जितनी घटिया है आप हर आवाज़ उठाते हैं। एक महिला के साथ इतना बड़ा मामला होने के बाद भी क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? बस यही कहूँगा कि जैसे कि हम कई बार उम्मीद नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास पत्रकारों के सामने आती हैं, हम उस चीज़ को देख के हैरान होते हैं। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि जो ऐसा हो सकता है। इतनी अच्छी पोस्ट पे भी, एक वुमेन सेल्फ में भी, और जहाँ कंप्लेंट जो कि पुलिस पब्लिक सुरक्षा के लिए है,
लेकिन वहाँ से भी अगर हेल्प ना मिले तो इंसान का जाएगा कहाँ? क्या हमारा संविधान ये कहता है कि पहले रिपब्लिक डे में जाकर तिरंगे को सलामी दी जाए? क्या उससे पहले हमारी महिला नहीं है? नहीं, महिला का सबसे पहले सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि इसी के लिए फैसिलिटियाँ इतने कानून, इतने रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, सीसी फुटेज लगाए गए हैं। अगर अपनी माताओं बहनों को अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर इस चीज़ के लिए ज़्यादा बड़े बोलना तो बेकार है। मेरा छोटा सा ये भी सवाल होगा, आप हर एक आवाज़ उठाते हैं, गली गलियों में अवैध ज़मीन पे घर बनते हैं, उस पर भी आवाज़ उठाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप इस महिला की आवाज़ उठाएंगे? ज़रूर, हम तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि कहीं भी सबसे पहले तो एक मानवता और एक मानव अधिकार बनता है कि मतलब किसी भी बहन बेटी के साथ अगर कोई गलत या कोई अगर अत्याचार, तो उस आवाज़ को तो दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक फ़र्ज़ भी है और एक पत्रकार का धर्म। अभी आपने देखा होगा इस पीड़ित महिला के साथ किस तरह से अत्याचार किया जाए विधायक की तरफ से। भले ही प्रथम एजेंडा के पास प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रथम एजेंडा के पास ये खाली कंप्लेंट की कॉपी है। और अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से डीसीपी साहब को यही नहीं पता कि मामला क्या है, और डीसीपी साहब ने तो फ़ोन उठाना ही नहीं समझा। बस इतना कहूँगा उस अरविंद केजरीवाल जी, क्या SC OBC वोट पाने के लिए इस महिला के चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है? और वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए क्या अभी भी जाति देखी जाती है? अगर ऐसा रहा तो हमारा कानून और हमारी व्यवस्था पे सवाल उठेगा। और हमारे जो देश में, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारी पार्टी में नहीं है, तो भ्रष्टाचार नहीं है तो ये क्या है? आइए एक बार, मैं तो चाहता हूँ कि LG को एक बार ED का छापा द्वारका में भी मारना चाहिए, तब जाके दिखेगा कि भ्रष्टाचार कहाँ है। बस इतना कहना चाहूँगा जाते जाते कि अगर विधायक जी भी देख रहे हैं तो विधायक जी को भी सामने आना होगा, प्रथम एजेंडा से एक बार सामने आना होगा। अगर उनको लगता है कि वो सही हैं तो प्रथम एजेंडा से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से इस महिला ने हमसे कांटेक्ट किया और हमने इनकी बात आप तक रखी, अगर विधायक जी को लगता है कि महिला गलत है, उन्होंने इनसे ना कोई पैसा लिया है, ना इनकी गाड़ी का कोई पीछा लिया है, तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी आवाज़ को भी आगे रखेंगे। जाते जाते मेरा एक सवाल, ऐसे कोई विटनेस है आपके पास जिनसे आपने संपर्क साधा हो? हाँ है, धनेश शर्मा जी है, इनको मैंने फ़ोन मिलाया था, सारी घटना इनको बताई। इन्होंने कहा कि पुलिस की मदद लीजिए। सर धन्यवाद आपका। मेरा नाम धनेश शर्मा है और मैं द्वारका में रहता हूँ। 15/11/2023 की बात है, ये रात को करीब 9:30 के आसपास की बात रही होगी। तो मीना वर्मा का मेरे पास टेलीफोन आया कि मैं अपने भाई को बहरी दोज करके आ रही थी, ये विनय मिश्रा जो है मेरी गाड़ी, अपना बाइक का पीछा करते करते गाड़ी आगे लगा ली और मेरे को इसने जो है जाति सूचक शब्द बोले हैं, गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, चूड़ी चमारन बोला है और कहा है कि नीची जात नीची होती है और जान से मारने की धमकी दी है और मेरा पीछा कर रहे हैं। तो मैं इनको वहाँ से ये कह रहा था कि आप जो है 112 नंबर पे फ़ोन करो, लेकिन ये इतनी परेशान और घबराई हुई सी मेरे को नज़र आ रही थी कि ये मेरी आवाज़ नहीं सुन रही थी, अपना ही अपना बोल रही थी कि ये पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, मैं मेरी बाइक आगे हो गई, अब ये पीछा है। तो मैं इनको बार बार कह रहा, पर फ़ोन बार बार कट रहा था। फिर मैं भी इनसे कांटेक्ट करता रहा बीच बीच में, कभी मैं भी घबरा गया, मैंने कभी ये क्या कहानी हो गई, क्योंकि मैं और मीना वर्मा हम दोनों ने ही विनय मिश्रा को 10 लाख रुपए जाके 6 किस्तों में दिए थे, क्योंकि मेरे सामने ही बात हुई थी। कोई मैं और भी 25 साल से मावल मिश्रा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो विश्वास में एक आपको ये नहीं लगता कि एक टिकट खरीदना भी सबसे बड़ा जुर्म है? 10 लाख। बिल्कुल, आपकी बात कभी सोचा नहीं? हमने टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। अगर टिकट खरीदनी होती तो फिर हम डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जी के पास जाते, क्योंकि केजरीवाल जी के यहाँ तो वो खुली टिकटें बिकती हैं, 40-40, 50-50 लाख में मिलती हैं। अगर आपको पता है कि इस पार्टी में भ्रष्टाचार है तो फिर अपने पार्टी ज्वाइन क्यों की? पार्टी जब हमने ज्वाइन की थी उस टाइम मावल मिश्रा जी के कहने पे हमने पार्टी ज्वाइन करी थी, क्योंकि मावल मिश्रा जी से 25 साल पुराने रिलेशन थे और उन्होंने कहा कि भाई मेरे बेटे को टिकट मिली है और इसको आप जो है मदद करो और जिताओ, तो आपको फिर जो है फ़ायदा होगा। तो उन्होंने लालच दिया था हमारे को। अब लालच में तो आपको पता है कि आदमी फिर हमने देखा कि आपने एक आरटीआई भी लगाई है, उससे कुछ जी है? मैंने जो 10 लाख रुपए की हमने फिर कंप्लेंट करी मावल मिश्रा विनय मिश्रा के खिलाफ के विनय मिश्रा ने पैसे लिए, तो इन्होंने क्या है कि उसको कंप्लेंट को हमारी अपनी पावर से दबा दिया। तो जिसकी मैंने आरटीआई भी कई बारी लगाई, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से, मतलब जैसे द्वारका थाने से आरटीआई, तो उसका तो यह है कि 10 लाख का सिविल मैटर है, आप सिविल सूट फाइल करें। सागरपुर थाने से आरटीआई का जवाब आता है कि जी ये इनका इंटरनल मैटर है, इसमें पुलिस नहीं पड़ेगी। यानी कि इससे साफ पता लगता है कि जो आरटीआई से भी ऐसे जवाब आते हैं तो वो पुलिस एमपी और विधायक के प्रेशर में है। डीसीपी और एसीपी जो हैं, इनका नाम क्या है?
ये डीसीपी और एसीपी जो अपना एसीपी साहब का तो नाम है जयपाल सिंह, ये नांगलोई थाने के एसीपी हैं। क्योंकि मैं मीना वर्मा के साथ जब ऐसे हादसा हुआ तो अगले दिन 16 तारीख को सवेरे मैं मंगोलपुरी थाना मीना वर्मा के साथ गया। मैंने कहा मैं बिना मिश्रा के खिलाफ हूँ, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो मैं चलता हूँ। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे जाने के बाद वो ओम प्रकाश जी नहीं मिले जो आईओ थे, तो वहाँ से फ़ोन मिलाया गया है तो उन्होंने नहीं उठाया। तो मीना वर्मा और तुरंत जाके उसी टाइम बिना देरी करे डीसीपी ऑफिस में जाके हमने रिटर्न कंप्लेंट दी। कंप्लेंट कर देने के बाद फिर डीसीपी साहब से मुलाकात भी करी। मुलाकात करने के बाद एसएचओ साहब से भी बात करी। एसएचओ साहब ने फिर एडिशनल एसएचओ राजीव जी के पास केस दिया, उनसे भी हमने डील करी, उन्होंने भी हमारे से पूछताछ करी। तो कहने का मतलब है सब कुछ करने के बाद सीडीआर भी आ गई है, सारी लोकेशन भी आ गई है। अब द्वारका विधानसभा का विधायक मंगोलपुरी स्पेशल जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं अगर द्वारका विधानसभा में अगर ऐसी घटना होती तो हम ये मान सकते थे या कोई भी मान सकता था कि यार ये इन्होंने फेक कंप्लेंट करी होगी। आज की डेट में सच्ची कंप्लेंट विधायक के खिलाफ करने में लोग डरते हैं। द्वारका विधानसभा में अनेकों वर्कर उनको 30-30 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए दे चुके हैं और आवाज़ उठाने से डरते हैं ऐसे लोग। लेकिन हमने आवाज़ उठाई है, हम बिना जान की परवाह किए, बिना किसी बात की परवाह किए इस लड़ाई के लिए लड़ेंगे, जबकि हमारे पास धमकियां भी आ चुकी हैं। उसके बाद महाबल मिश्रा ने और विनय मिश्रा ने धमकी दिलाई थी कि इलेक्शन खत्म होने के बाद मीना वर्मा और धनेश ने गलत पंगा ले लिया, इनको अंजाम दिखाऊंगा मैं। तो उसने ये अंजाम 15/11/2023 को मीना वर्मा को रोक के जान से मारने की धमकी देके जान से मारने की कोशिश करके ये दिखा दिया है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ये जिन वर्करों ने उनको बनाया, आज वो उन्हीं वर्कर को मिटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। चलिए, ये जनता की रक्षा करने वाले अगर गुंडागर्दी पे उतर आए तो कानून को अपना पाठ पढ़ाएगा। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, फिर आपको आगे ऐसी खबरों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।